हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन इतिहास को जानने के क्रम में हमने पिछले वीडियोस में देखा कि 16 महाजनपदों में किस प्रकार अन्य जनपदों से मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। इस मगध साम्राज्य पर अनेक वंशों के द्वारा शासन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। इन तीनों वंशों के पतन के पश्चात जो एक महत्वपूर्ण वंश उभर कर सामने आया वह मौर्य वंश था। तो आज हम लोग मौर्य वंश अर्थात मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मौर्य काल को विस्तृत रूप से जानने के लिए हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, यानी चाणक्य को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था, ये पूछा जा रहा था। चार ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, विष्णुगुप्त। यानी चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इनका एक अन्य नाम कौटिल्य भी था। इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक इस पुस्तक की रचना की थी। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या हो गया दोस्तों, विष्णुगुप्त। यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो चार ऑप्शंस में देखते हैं कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो मैकियावेली का जो प्रिंस पुस्तक है उसमें आपका राजनीति शास्त्र से संबंधित बातों यानी शासन व्यवस्था से संबंधित बातों की जानकारी दी गई है। मैकियावेली यूरोप का रहने वाला था और चूंकि कौटिल्य यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र भी आपका राजनीति से संबंधित पुस्तक है, तो इसलिए इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो चार ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अशोक ही अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करती है। दोस्तों, अशोक के बारे में आपका पुराणों एवं दिव्यावदान में यह जानकारी दिया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या राज सिंहासन प्राप्ति के लिए किया था, जिसमें सुसीम आपका सबसे बड़ा भाई था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अशोक ने ही राज सिंहासन प्राप्ति के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित यानी सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो देखते हैं चार ऑप्शंस में सही जवाब क्या होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कारुवाकी। कारुवाकी अशोक की वह पत्नी थी जो अशोक जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, कारुवाकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो देखते चार ऑप्शंस में सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मागधी। यानी इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, मागधी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो चार ऑप्शंस में देखते हैं सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, तक्षशिला। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेजा था। दोस्तों, पहले बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला भेजा था विद्रोहियों के दमन के लिए, किंतु वह कामयाब नहीं हो पाया। इस वजह से बिंदुसार ने बाद में अशोक को भेजा तक्षशिला विद्रोहियों को कुचलने के लिए और उसमें अशोक कामयाब रहा। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, तक्षशिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था। तो चार ऑप्शन में देखते हैं सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक। यानी अशोक का ही देवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, वह बौद्ध धर्म को मानने वाला था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी उसकी आस्था थी। यानी वह सहिष्णु व्यक्ति था, असहिष्णु नहीं थे। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक।
अर्थात देवान प्रियदर्शी के नाम से सम्राट अशोक जाना जाता था। दोस्तों गुजरा और मास्की अभिलेख में अशोक नाम से भी संबोधित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवान प्रियदर्शी के नाम से मौर्य सम्राट अशोक जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका क्या सही जवाब होगा दोस्तों। तो मौर्य वंश यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इन चारों राजवंशों में मौर्य राजवंश जो था वो सबसे प्राचीनतम राजवंश था। गुप्त, कुषाण और कन्नौज ये सब मौर्य साम्राज्य के बाद का राजवंश माना जाता है। मौर्य साम्राज्य घनानंद यानी नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त या कौटिल्य विष्णुगुप्त या चाणक्य जो थे वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों कौटिल्य या चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के अंत के पश्चात की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य यानी चाणक्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो सही ऑप्शन इन 4 ऑप्शंस में से सही जवाब होगा दोस्तों बौद्ध। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों कलिंग विजय अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया था अशोक ने, किंतु वहाँ बड़े पैमाने पर हुए रक्तपात और भीषण नरसंहार को देखकर उसका आत्मा द्रवित हो गया और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने फिर इसके बाद कभी युद्ध ना करने की ठान ली और इसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसका जिक्र अशोक के आपके 13वें अभिलेख से जानकारी मिलती है आपका कलिंग विजय के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन चाणक्य के मदद से ही चंद्रगुप्त ने अपने शासन का विस्तार भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक किया था। दोस्तों चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सांची आपका बौद्ध धर्म की कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध। दोस्तों कलिंग युद्ध के पश्चात जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया तो उस वक्त उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई बौद्ध भिक्षुओं को नियुक्त किया और कई स्तूपों और आपका अभिलेखों का निर्माण किया। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सांची आपका बुद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति कला एवं कला का निरूपण करता है जो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्थापित किया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा आपका बौद्ध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ही वह शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में आपके जैन धर्म को अपना लिया था। उसका पुत्र बिंदुसार ये भी आपका बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अशोक भी आपका बौद्ध धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त ही ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में आपके जैन धर्म को अपना लिया था। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु या चाणक्य की मदद से, जो उनका प्रधानमंत्री भी था, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम दोस्तों पन था। वहाँ सिक्कों को निष्क और दिनार आदि कहा जाता था, किंतु मुद्रा को पन ही कहा जाता था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, पन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो देखते हैं 4 ऑप्शंस में मौर्य वंश का शासक कौन नहीं था। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु आपका हर्यक वंश का शासक था। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये तीनों आपके मौर्य वंश के थे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अजातशत्रु, क्योंकि अजातशत्रु हर्यक वंश का था, मौर्य वंश का नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यानी 4 ऑप्शंस में से पूछा जा रहा है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुणाल। पुराणों एवं दिव्यावदान के अनुसार आपका अशोक के पुत्र के रूप में कुणाल का जिक्र किया गया है। बाकी बिंदुसार तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और राहुल गौतम बुद्ध के। तो ये दोनों ऑप्शन आपका गलत ही हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन ही सही जवाब होगा दोस्तों कुणाल, यानी अशोक का पुत्र कुणाल उसका उत्तराधिकारी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही दोस्तों उत्तर होना चाहिए आपका बी ऑप्शन, विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस का लेखक था। दोस्तों मुद्रा राक्षस में मौर्य प्रशासन की कार्य विधियों या शासन प्रशासन के बारे में दिया गया है। विशेषकर मौर्य प्रशासन में आपका चंद्रगुप्त मौर्य के राजभवन से संबंधित गतिविधियों और शासन प्रणाली के बारे में दिया गया है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस पुस्तक में मौर्य काल के शासन प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, विशाख दत्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। यानी जो विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसकी विषय वस्तु के बारे में पूछा जा रहा। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भरी संधियों के बारे में। यानी कि विशाख दत्त ने जो मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी वो मौर्य साम्राज्य के शासन व्यवस्था से संबंधित पुस्तक थी। विशेष करके मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार का जिक्र किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भि संधियों के बारे में। इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यानी मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। चंद्रगुप्त मौर्य एकीकृत शासक के रूप में, यानी भारतीय इतिहास में पहला एकीकृत शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। यह बहुत महत्वाकांक्षी शासक था और इसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक अपने क्षेत्र का विस्तार कर रखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर अपने राजवंश की स्थापना की थी? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर अपने राजवंश की स्थापना की थी। दोस्तों कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक का हृदय द्रवित हो गया। बड़े पैमाने पर रक्तपात और नरसंहार को देखकर उसका आत्मा पिघल गया और उसने युद्ध कभी न करने की ठानी। उसके पश्चात उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और इस
आधार पर उसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा अशोक। अशोक ही इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? यानी 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा जगह है जहां अशोक के शिलालेख नहीं मिले? तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये एक ऐसा जगह है जहां अब तक अशोक के शिलालेख के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। बाकी गिरनार, कांधार और टोपरा इन सभी जगहों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अशोक ने विभिन्न जगहों पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिलालेख और स्तंभों का निर्माण किया था, लेकिन ये स्तंभ या शिलालेख पाटलिपुत्र में कहीं भी इसके प्रमाण या साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा अशोक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था ये पूछा जा रहा है। तो अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त का समकालीन था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त का। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त का। तो अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त, यानी अर्थशास्त्र का लेखक जो थे वो चाणक्य थे, और चाणक्य आपका विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री और गुरु भी थे। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो उत्तर देखते हैं इसका 4 ऑप्शंस में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। यानी मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला दोस्तों अब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन उस समय तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था, जहां विदेश विदेश से विद्यार्थी यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यहीं पर चाणक्य यानी विष्णुगुप्त आचार्य के रूप में नियुक्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज की शासन व्यवस्था, विशेषकर मौर्य साम्राज्य के शासन विशेषताओं के बारे में जिक्र किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इंडिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन नंबर सी विशाख दत्त। यानी विशाख दत्त द्वारा रचित जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष रूप से वर्णन मिलता है। मौर्य साम्राज्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था और राज दरबार के कार्य विधियों के जानकारी दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध मिलता है। तो वही उत्तर है दोस्तों इंडिका। पाटलिपुत्र आपकी मगध साम्राज्य की राजधानी थी, जिसका शासक आपका राजा और चंद्रगुप्त मौर्य थे। यहीं इसके राज दरबार के शासन प्रशासन एवं उससे संबंधित कार्यों की जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। यानी इंडिका पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृत। यानी अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों। तो अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो 4 ऑप्शंस में देखते हैं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, यानी अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यह एक अंग्रेज था, इसने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में पहली बार कामयाबी हासिल की थी। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। तो ये थे दोस्तों मौर्य सभ्यता से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद।